मैं प्रभात कुमार आर्टिजन टीचर कॉलेज मुंगेर में राजनीति विज्ञान विभाग का प्रोफेसर हूँ। आज मैं बीए पार्ट 3 ऑनर्स के छात्रों के लिए एक विषय चयन किया है, जिसके संबंध में मैं आपको बताना जा रहा हूँ। अरस्तु का दास्ता संबंधी सिद्धांत। महान दार्शनिक अरस्तु का नाम आप लोग सुने होंगे, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। प्लेटो के शिष्य के रूप में अरस्तु की पहचान भी बनी और एक महान दार्शनिक के रूप में भी अरस्तु की पहचान बनी। आज जो विषय है जिस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो अरस्तु के दास्ता संबंधी सिद्धांत। तो शुरुआत इस बात से मैं करना चाहूँगा कि अरस्तु ने दास्ता संबंधी सिद्धांत में जो मूल बात शुरू में ही बता दी कि कुछ लोग स्वतंत्र उत्पन्न होते हैं और कुछ लोग जन्म से दास उत्पन्न होते हैं। यह अरस्तु की पंक्ति है दास्ता के संबंध में। दास्ता के संबंध में अरस्तु का यह विचार कि दास्ता एक प्राकृतिक संस्था है और प्राचीन काल से यूनान में दास प्रथा का सर्वत्र प्रचार था। यह कहना गलत नहीं होगा कि यूनानी सभ्यता का आधार ही दास प्रथा थी। अरस्तु जैसा उच्च कोटि का दार्शनिक भी अपने समय में मान्यताओं और परिस्थितियों से बच नहीं सका था। उसने दास प्रथा को उचित ठहराने के लिए अपनी संपूर्ण दार्शनिक योग्यता लगा दी। डॉक्टर बाड़कर ने इस संबंध में टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी संस्था का विवेक युक्त बचाव है जिसे अस्वीकार करने की योजना सभ्य समाज बना रहा है, सभ्य संसार बना चुका है, जिसे ग्रीक सभ्यता का एक धब्बा कहा गया। उसे उचित सिद्ध करने का यह एक प्रयास है। अरस्तु के संबंध में यह बाड़कर ने कहा। अरस्तु ने अपने ग्रंथ, जो काफी प्रचलित और प्रतिष्ठित ग्रंथ था, पॉलिटिक्स, इसके प्रथम भाग में अपने दास्ता संबंधी विचार प्रकट किया। अरस्तु ने कहा कि जिनके संबंध में कैटलिन से ने निष्कर्ष निकाला कि अरस्तु इस संबंध में कोई संदेह व्यक्त नहीं करता है। दास्ता न केवल मानव जाति का अति प्राचीन संस्था है वरन पूर्ण रूप से उचित भी है। अरस्तु का कहना है कि परिवार की जीविका चलाने के लिए दो प्रकार की संपत्ति आवश्यक है, एक सजीव संपत्ति और दूसरा निर्जीव संपत्ति। अरस्तु के अनुसार सजीव संपत्ति में दास तथा पशु आते हैं और निर्जीव संपत्ति में घर, खेत, सोना चांदी, फर्नीचर व अन्य भौतिक वस्तुएं आती हैं। एक सफल पारिवारिक जीवन के लिए आवश्यक है कि परिवार में दोनों प्रकार की संपत्ति हो। यहाँ पर यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि अरस्तु घरेलू दासों की बात करता है, औद्योगिकृत दासों की नहीं। डॉक्टर टेलर ने कहा है कि अरस्तु जिन दासों की चर्चा करता है वे घरेलू नौकर हैं जो मालिक के छोटे छोटे कार्यों में सहायता करते हैं। दासों की सेवा द्वारा चलाए जाने वाले बड़े बड़े कारखाने की भी अरस्तु का ध्यान उस ओर नहीं गया। दास की प्रकृति, अरस्तु ने दास की प्रकृति के संबंध में बताया है कि जैसे शरीर का अंग, शरीर का कोई पृथक कोई अस्तित्व नहीं है किसी अंग का, उसी तरह दास का स्वामी से पृथक कोई अस्तित्व नहीं है। दास की परिभाषा के संबंध में अरस्तु ने लिखा है, जो व्यक्ति मनुष्य होकर भी संपत्ति की वस्तु है वह दूसरों का दास है। अरस्तु द्वारा दास प्रथा के समर्थन के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि अरस्तु ने कहा कि दास तथा प्राकृतिक अवस्था के संबंध में अरस्तु का यह कथन है कि कुछ स्वतंत्र उत्पन्न होते हैं और कुछ जन्म से दास होते हैं, जैसा कि पूर्व में भी आपको हमने बताया। ये दास की प्रकृति है। प्रकृति स्वयं कुछ लोगों को इस ढंग से बनाती है कि उन्हें बुद्धि का अभाव होता है परंतु उन्हें शारीरिक बल होता है। वे स्वतंत्र रूप से ना तो कुछ सोच सकते हैं और ना ही कोई निर्णय ले सकते हैं। दूसरे और कुछ लोग स्वभावतः इस योग्य होते हैं कि वे शासन का कार्य कर सकें। उनमें बौद्धिक क्षमता होती है, प्रतिभा भी होती है। इस प्रकार दोनों लोगों के साथ रहना न केवल आवश्यक है वरन दोनों के लिए आवश्यक है। अरस्तु यह कहता है कि दास का समाज में रहना दास के लिए ही आवश्यक खास नहीं है, वो उसके स्वामी के लिए भी आवश्यक है। वह राज्य जो दास प्रथा पर आधारित नहीं है वह स्वयं दास हो जाता है। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि अरस्तु यूनान के लोगों को ऐतिहासिक प्रामाणिकता के आधार पर विश्व के अन्य लोगों की तुलना में अधिक बौद्धिक स्तर का मानता था। इसलिए उसका मत था कि यूनानियों को कभी भी दास नहीं बनना चाहिए। अरस्तु मानता था कि दूसरे राज्यों के नागरिक अल्प बुद्धि के हैं,
इसलिए यूनानी उन्हें उनके स्वामी हैं और राज्य में उद्योग व्यापार आदि का कार्य यही दास करेंगे जो परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं। नैतिक दृष्टि से अरस्तु ने दास प्रथा को न्याय संगत और आवश्यक बताया है। अरस्तु के अनुसार दास के गुणों का उत्पन्न होना भी तभी स्वाभाविक है जबकि स्वामी व दास दोनों का साथ हो। अरस्तु ने कहा है कि प्रकृति का सार्वभौम नियम है कि जब अनेक भाग मिलकर एक समग्र की रचना करें तो भागों में ऊंचा है वह अपने से नीचे के अंगों पर शासन करे। इस प्रकार दासों का काम है कि वो अपने स्वामी के शारीरिक कार्य में बोझ मुक्त करें और बौद्धिक जीवन के लिए उसको अवसर दें। दास प्रथा स्वामी और दास दोनों के लिए उपयोगी है, यह सिद्ध करने का प्रयास अरस्तु ने शुरू से अंत तक किया। दास प्रथा को उपयोगी मानते हुए अरस्तु कहता है कि स्वामी दासों के अभाव में बौद्धिक व सद्गुणी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। दूसरी ओर दासों की दृष्टि से भी दास प्रथा उपयोगी है क्योंकि उनमें बुद्धि का अभाव है, तो वह संयम के जीवन का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं, वे स्वयं का जीवन का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं, किंतु अपने से अधिक योग व्यक्तियों के साथ रहने से उन्हें नैतिक लाभ होता है। दास स्वामी के सद्गुणों को अपनाकर अपना नैतिक विकास कर सकता है। दासता दो प्रकार के होते हैं, एक स्वाभाविक दासता, एक कानूनी दासता। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि अरस्तु का मत है कि कुछ मनुष्य स्वभाव से ही दास होते हैं, यह स्वाभाविक प्रकृति है। दूसरा कि कानूनी दासता इसे कहते हैं कि जो लोग इस प्रकार के दास वे लोग होते हैं जो युद्ध में विजयी राज्य द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं। दासता संबंधी अरस्तु के विचार अन्य मान्यताओं पर भी आधारित हैं। अरस्तु दास का प्रथा को पैतृक नहीं मानता है। दास प्रथा का आधार गुणों के अनुसार होता है। स्वामी को दास के साथ शिष्टाचार का व्यवहार करना चाहिए। स्वामी का कर्तव्य है कि वह दास को नैतिक विकास में सहायक बने। यूनानियों को दास नहीं बनाया जा सकता था क्योंकि वो बुद्धि विवेक में आगे हैं। दासों को मुक्त करने की भी आज्ञा दी जानी चाहिए। अरस्तु ने दासता संबंधी विचारों की आलोचना भी हुई, जैसे स्वाभाविक दासता और कानूनी दासता। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि मनुष्य स्वभाव से ही दास होते हैं, उसी तरह कानूनी दासता के संबंध में है कि इस प्रकार दास वे लोग होते हैं जो युद्ध के बंदी, इसको पूर्व में भी मैंने बताया। अन्य मान्यताएं यह है कि अरस्तु दास प्रथा को पैतृक नहीं मानता है। दास प्रथा का आधार गुणों के अनुसार होता है। अरस्तु के इन विचारों की आलोचना भी हुई है। विवेक के आधार पर विभाजन में कठिनाई का अनुभव हुआ है। अरस्तु यह सिद्ध करने का असफल प्रयास किया है कि दासता और स्वामित्व के तत्व किसमें हैं, किसमें नहीं है। अतः अरस्तु जन्मदास, दास और स्वामी की संज्ञा किस प्रकार मनुष्यों को प्रदान की जाएगी यह स्पष्ट नहीं करता है। मित्रता का विचार अरस्तु का कथन है कि दास और स्वामी में पारस्परिक मित्रता होनी चाहिए, परंतु व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है क्योंकि स्वामी उसको निम्नतर मानता है और वह उससे मित्रता का व्यवहार कैसे कर सकता है। जातिगत अहंकार। विचारकों का यह भी आरोप है कि अरस्तु ने यूनानी सभ्यता व संस्कृति को विश्व में सर्वश्रेष्ठ ठहराने के लिए दासता के सिद्धांत का औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया है। अरस्तु के इस कथन से हमारे मत की पुष्टि होती है जब वह यह कहता है कि विदेशियों को यूनानियों की सेवा करने दो, वे दास हैं और यूनानी स्वतंत्र हैं। दास का पशुत्व बनाने का विचार, दास की तुलना पशु से करना। अरस्तु अपना व्यक्तित्व स्वामी के व्यक्तित्व में विलीन कर देता है, दास के व्यक्तित्व को स्वामी के व्यक्तित्व में विलीन कर देता है। ऐसा कहकर अरस्तु ने दासों को पशुओं में श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया, यह नहीं सही है। अरस्तु दासों और पशुओं के कार्यों में अंतर भी नहीं करता है। अरस्तु का यह विचार अत्यंत संकीर्ण है। दासता मानव समता और स्वतंत्रता के प्रतिकूल है। अरस्तु का दासता संबंधी सिद्धांत अमानवीय है क्योंकि वह मानव की समता व समानता को स्वीकार नहीं करता है। शारीरिक श्रम की अपेक्षा अरस्तु न केवल मानसिक एवं बौद्धिक श्रम को महत्व दिया है, शारीरिक श्रम को नहीं। अरस्तु का यह विचार अत्यंत हास्यास्पद लगता है कि प्रकृति स्वस्थ और पुष्ट शरीर केवल दासों को देती है और दुर्बल शरीर परंतु विवेक वाला मस्तिष्क स्वामी का होता है।
इस विरोधाभासपूर्ण विचारों से अरस्तु एक ओर दासों को विवेक रहित बताता है इसलिए कि उन्हें स्वामी के चरणों में अर्पित कर देता है, परंतु दूसरी ओर दासों के नैतिक विकास की बात करते हुए उसकी मुक्ति की भी वकालत करता है, जो संभव नहीं है, वर्तमान युग में अव्यावहारिक है। अरस्तु का सिद्धांत आज के युग में सर्वथा विपरीत है। कारण यह है कि अरस्तु के अनुसार जो श्रमजीवी दास हैं, जिसे श्रमजीवी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अंत में हम आपको यह बताना चाहेंगे कि अरस्तु का दासता संबंधी सिद्धांत जो विचार है, जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की है, कि कुछ लोग प्रकृति से दास होते हैं, वो किसी के सहारे से ही चल सकते हैं, वो किसी का बर्दहस्त जब तक उनके ऊपर नहीं रहेगा वो कोई काम नहीं कर सकते, स्वतंत्र विचार व्यक्त करने में भी वो सक्षम नहीं होते हैं। तो इसको भी दासता के रूप में देखा जाता है। दास उसे नहीं कहते हैं जो स्वयं निर्णय लेने की क्षमता रखता हो। आप जिस समय निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं और किसी के द्वारा आप संचालित होते हैं तो आप दास हो जाते हैं। अरस्तु का यह विचार आज के युग में उपयुक्त नहीं है, मगर अरस्तु ने जो पहली पंक्ति कहा था कि कुछ आदमी स्वभाव से दास होते हैं और उनकी प्रकृति ही दास की होती है, इसमें बहुत कुछ आज भी समानता देखने को मिलती है। इससे बचने की जरूरत है। अरस्तु के विचारों को आप इस दृष्टि से देखें कि अरस्तु ने अपना विचार दिया। यह नहीं है कि अरस्तु का विचार आप मान लीजिए, मगर यह चिंतन और सोचने का विषय है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।